ठीक है, वी कैन स्टार्ट नाउ। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रेयांश बुधिया है। आज अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस है। आज मैं एक छोटी सी द नेचर पीपल नेटवर्क का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। हमारा काम लेसर नोन लैंडस्केप्स में रहता है, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जो जो संरक्षित नहीं है, लेकिन जहाँ जैव विविधता उच्च श्रेणी की होती है और उनको संरक्षण की उन जगहों को जरूरत होती है या है। हमारे साथ आज जवई से हमारे साथ जुड़े हैं संग्राम सिंह वेलार जी। संग्राम भाई अपना परिचय स्वयं थोड़ी देर बाद देंगे, लेकिन इनका काम जवई क्षेत्र को संरक्षित करने में और जवई क्षेत्र में तेंदुए, वहाँ की कम्युनिटीज और उन सभी को माइनिंग जैसे खतरों से बचाने में संग्राम जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। Good evening, everyone. My name is Shreyansh Budhia. Today is International Leopard Day. I run a very small non-profit organization called the Nature People Network, where our priority is conserving lesser-known landscapes to help countries achieve their 30 by 30 commitments, UNCBD 30 by 30 commitments. Today, we have someone named Sangram Singh Velar, who has fought actively in grassroots level to conserve leopard habitats across the Javai landscape in Rajasthan. Now we are essentially going to start. संग्राम जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और बता दीजिए आप कौन हैं, आपने काम कैसे शुरू की, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जी, मेरा नाम संग्राम सिंह है। गांव वेलार है, जो कि राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट की बाली तहसील में आता है। जवाई डैम मेरे गांव से जीपीएस डिस्टेंस 12-15 किलोमीटर पे है, जहां से उसकी शुरुआत होती है। मेन गेट है वो 20 किलोमीटर है जीपीएस डिस्टेंस। ऑन रोड 25 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पे ये जवाई बांध जोधपुर महाराजा साहब थे, उन्होंने बनाया था। उस समय में जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले काम शुरू हुआ था इसका, जहां पर So essentially, Sangram Bhai said that his name is Sangram Singh Velar. He is from the Javai region. He lives in a village called Velar, which is 12 to 15 kilometers aerially away from Javai Dam. And there used to be a royal family. अपने राजा जी का नाम क्या बताया? गज सिंह जी का फादर साहब थे महाराजा हनुमंत सिंह जी। There used to be a royal family who used to govern the landscape. आगे बोलिए संग्राम भाई। तो ये पश्चिमी राजस्थान का जीवन रेखा कहा जाता है इसको। पानी की बहुत किल्लत थी उस समय में जोधपुर और पाली इस एरिया के अंदर। तो जोधपुर की जनता को पानी पिलाने के लिए ये बांध बनाया गया था। The dam was constructed, Javai Dam was essentially constructed to make sure people were getting water in the region, because back in the days, water scarcity was a huge issue. इस एरिया के अंदर सदियों से लेपर्ड है। कोई नई बात नहीं थी कि यहाँ पे लेपर्ड, मतलब कई पुराने समय से, जब से यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है और जंगल भी बहुत बड़े बड़े जंगल है, उस समय से यहाँ पे लेपर्ड थे और अभी भी लेपर्ड है। लेकिन 2011-12 के अंदर गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने वहां पे इस पूरे क्षेत्र के अंदर जवाई डैम से लगा करके लगभग 80 किलोमीटर एरिया के अंदर 144 माइंसों की फाइलों की शुरुआत कर ली थी। और उस leopards have always lived in Javai region. There has been wonderful coexistence in Javai region between people and leopards. However, around the year 2011 or 2012, 144 mining applications were submitted to the Rajasthan government by different individuals. संग्राम जी, उसके बाद में क्या हुआ कि 10 माइनिंग आवंटन हो भी चुकी थी, जो कि हमारे गांव वेलार के अंदर थी 7 माइन से। तो एक माइंस पास के गांव लुंदाड़ा के अंदर, वहां पर भी लेपर्ड है। और एक माइंस, 2 माइन से मालदर गांव है जो हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, सिरोही से अड़ता हुआ क्षेत्र है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट से, वहां पर भी थी। ये 10 माइन से अलॉट हो चुकी थी, जहां मतलब काम शुरू हो गया था। हमारे गांव में तो हो ही गया था। और वो 144 फाइल इसके अलावा अलग लगी हुई थी।
Besides the 144 applications, 10 mines were already operational in the region, out of which at least 3 mines were in places where leopards were already resident. This is all besides the 144 number, which were the number of applications. So we are essentially talking two different things here. There are 144 applications for opening new mines, and there are 10 mines which are already operational, with 3 mines being in places where there are actual leopards. Sangram. उसके बाद में उस समय में मैं पाली रहता था। पाली से मैंने कॉलेज किया था। मैं पाली की एक फैक्ट्री में कपड़ा इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब करता था। फिर मेरे पास गांव से फोन आया कि अपने गांव के अंदर कोई जेसीबी लेके आए और वो अपने जंगल के अंदर डायरेक्टली खुदाई कर रहे हैं बिना किसी को पूछे। Back then, I used to be a factory worker in the clothing industry in the city of Pali. That was my job. I used to make 6,000 rupees a month. That's when I received a phone call from someone that someone had brought a truck and had started mining using a mining truck in my village area in the Javai landscape, in Velar in Javai landscape. Sangram. उसके बाद में फिर मैंने उस जहाँ फोन आया था, देवासी जो रबारी जाति जो होती है, जो पशुपालक जाति है, वो इस एरिया के अंदर बहुत जगह है। आदिवासी भी है, लेकिन ये देवासी समाज पशुपालन, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब इनके अंदर है। और वो जंगल में के अंदर सबसे बढ़िया है कि वो जंगल का पहले से क्या बना, ये बाउंड्री है, अपना इतना बड़ा जंगल है तो उसको सुरक्षित करो। इस चित्र में, इस चीज के अंदर वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। उनको मैंने वापस फोन किया, बात हुई तो उनको बोला, मैंने कहा आप एक बार उन माइंस वालों जो भी आए खुदाई करने वाले उनसे मेरी बात करवाइए। फिर उन्होंने मेरी बात करवाई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जो भी हो एक बार आपका काम 10 दिन के लिए बंद कीजिए, हम जो भी है आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अगर आप लीगली हो तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कह के मैंने उनको एक बार 10 दिन के लिए काम स्टॉप करवाया और उनका जो भी डॉक्यूमेंट था वो मैंने गाँव वालों को दिलवाया। मैं तो पाली था, जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे गाँव वालों को दिए। So I essentially started first with mobilizing local community members, especially Rabari community members, who were cattle ranchers, goat herders, and farmers in the region who had an intrinsic relationship with local biodiversity and wildlife. Through them, I came in touch with the mine operators. I gave them a phone call and I asked them to produce their legal documents, and I asked them to halt all the mining for 10 days until the legal documents or any document they had were verified, and that happened. उसके बाद में फिर मैंने वो डॉक्यूमेंट देके गए तो फिर मैं उसी दिन दूसरे दिन सुबह मैं पाली से बस पकड़ के मेरे गांव आया। गांव आकर के मैंने डॉक्यूमेंट लिए, डॉक्यूमेंट लेकर के वापस मैं कलेक्टर ऑफिस गया पाली। वहां जाकर के मैंने एक बात की, कलेक्टर साहब से बात की। मैंने कहा सर ये बात है, और अब मैंने कहा हमारे गांव के अंदर वहाँ पे इतना अच्छा जंगल है और आप वहाँ पे आकर के देखोगे तो ये चीज है। कलेक्टर साहब ने बोला कि एक बार आप लोग एप्लीकेशन लिख करके फिर मेरे को दो, ताकि मैं इसके ऊपर कुछ एक्शन लो। फिर गांव वाले सब इकट्ठे हुए, वापस मैं गांव आया। फिर गांव के अंदर इकट्ठे हुए, एप्लीकेशन लिखी, ज्ञापन तैयार किया, और फिर हम यहाँ से पाली गए 2-3 गाड़ी भर के, और वहां जाके अपन ने वो ज्ञापन दिया। I came from Pali to my village, took the documents, and then went to the local collector's office. I submitted the documents and I met the local collector at their office. We had a discussion on the importance of wildlife in the region and the presence of mining activities, legal and illegal, in the region, and why such mining activities need to be stopped. Following that, I was advised to submit a formal application to the collector's office, explaining the issue, the circumstances, the problem, and why the mine should be stopped. I started filing petitions. I started collecting signatures from local people. 3 or 4 mini trucks full of local people, of the people of Rabari community. I lobbied them together, and we went together to the collector's office, submitted the petitions, the application, and met the collector. संग्राम जी। उसके बाद में फिर मैंने वो ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने वहां से एक बार भेजा एसडीएम ऑफिस को, तहसीलदार को, सबको वो मार्क करके एप्लीकेशन भेजी कि भाई आगे इनको जो भी है, इनके क्या है क्या नहीं है वो कुछ करो। उसके बाद में उनके डॉक्यूमेंट देखे तो वो ऑफिशियली तो लीगली थे, लेकिन अपने एरिया था, उस एरिया के अंदर उन्होंने कुछ गलतियां कर रखी थी। जैसे फॉरेस्ट लैंड से 0 मीटर पे वो माइनिंग थी। एक तो वो मैंने खुद ने मेहनत करके 2-3 महीने में निकाला कहीं से।
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कि इसके अंदर घुसता गया तो कुछ ना कुछ मिलता गया कि ये फॉरेस्ट के अंदर ये हो सकता है, जहाँ जहाँ वो ये वन्य जीव जैसे होते हैं जो मतलब बहुत कम बचे हुए हैं, वहां पे ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती। उसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट मिला मेरे को कि 2009 के अंदर जवाई डैम का जो 19 हेक्टेयर का एरिया था, 19 वर्ग किलोमीटर का, वो बीना कॉक पर्यावरण मिनिस्टर थी राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने उस एरिया को कन्वर्जन करवा चुके थे, वो कंजर्वेशन बनवा दिया था उनको। उन्होंने कहा था कि उन्होंने वो बनवा दिया था, तो उसको हमने एक आधार बनाया उसके अंदर। So I started digging into the legal loopholes that were used. I first realized that the mine I was trying to understand, the mine in my village that was operational, while it was legal, it was using certain loopholes within the government structure, within the legal framework and structure, and was using those laws to violate the conservation memorandum. As I was digging into the documents and as I was finding loopholes being used by different mining agencies, I realized that a previous government had declared 19 square kilometers of region next to the Javai Dam region as a conservation reserve already in the year 2009. Sangram ji. उसके बाद में फिर हमने जो भी हम एप्लीकेशन लिखते थे, कलेक्टर साहब को जो भी चीज देते थे उसके अंदर यही लिखते थे कि साहब उस जगह पे वन्य जीव है, हमारे यहाँ पे लेपर्ड है, भालू है, हिरण है, उसके मतलब उसके अलावा जो भी जंगली सही बोलते हैं, जंगली सुअर, बहुत कुछ है हमारे वहां पे, जो कि फिर हमने सब उनका लिखा उसके अंदर के सर ये चीजें हैं, आपको हम प्रूफ करके बता देंगे, और अगर इस तरीके से यहाँ पे माइनिंग होती है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर हम करते थे, लेकिन आखिर वो गवर्नमेंट बॉडी थी, जब आगे से माइनिंग वालों के पास में तो कहीं आगे से सेटिंग होती है, उस हिसाब से हमको थोड़ा 4-5 साल मेहनत करनी पड़ी। 2012 से लगा करके 2016 तक मतलब हमने स्ट्राइक किया, लगभग जनवरी फरवरी महीने तक। तो कम से कम मैंने 10-15 बार तो ऐसे ही यहाँ से 5-5 गाड़ी लेके जाते थे, और कई बार इस दौरान मैंने 4 से 5 बार 3-4 बार मैंने वहाँ पे भूख हड़ताल भी की थी। हमारे गांव वाले भी बैठे थे मेरे साथ में कलेक्टर ऑफिस के पास में। फिर इन सब डॉक्यूमेंट के संबंध में जैसे जैसे माइनिंग विभाग में भी मैं गया, वहां गया तो फिर वो मैंने आरटीए लगाई, तो उसमें पता चला कि 144 माइंसों की फाइलें लगी हुई है जो भी अलॉट होने वाली है। उसमें जवाई डैम प्रॉपर से लगा करके 19-20 वर्ग किलोमीटर तो वो एरिया और 80 वर्ग किलोमीटर हमारा एरिया। So basically, once I knew this, once we started digging more information into this, that was essentially the time when we used the importance of wildlife and the narrative around importance of leopards, sloth bears, different species of deer, porcupines, hyenas, to convince the government that these animal species, these species of wildlife are present in the region, and that the presence of these and the presence of mines in this region or any activities associated with mining in the region would have could have consequences on the existence of wildlife in the entire landscape. This continued for at least 4 years, from 2012 to 2016, during which there were at least 3 or 4 times when I actively went on hunger strikes, and more than 15 times when 4 to 5 mini trucks full of members of the Rabari community would actually go to the local collector's office to lobby along with me for the conservation of this landscape. This was also the time when I submitted an application, a petition, in an RTI application to the mining department to get an actual number of mines, mining applications or petitions that were filed for Javai landscape, and I learned that the number was 144, a number strong enough that if all the mines were opened, would have obliterated the entire Javai landscape. संग्राम जी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके वो सारे डॉक्यूमेंट निकाले, फिर हमारे लोकल एमएलए के पास में हम गए, उनको मैंने बोला, फिर उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया। फिर वहाँ पे कलेक्टर साहब एक आए थे, रोहित गुप्ता, जो भी प्रेजेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उद्योग डिपार्टमेंट और ये जो होता है आरएफसी वाला इसके अंदर, वहाँ जयपुर के अंदर, वो आए। उन्होंने इस पे अच्छा इंटरेस्ट लिया। उन्होंने बोला कि भाई ये, वो मेरे साथ मेरे गांव तक आ गए, मेरे गांव आए, मेरे गांव में घूमे, जंगल में घूमे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वास्तव में ये एरिया तो बहुत ही अच्छा है, और वो है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ डीएफओ थे टी मोहन राज, ये क्षेत्र उस समय में उदयपुर में आता था वाइल्ड लाइफ के अंदर, अभी पाली में है।
और पाली के अंदर सिर्फ फॉरेस्ट वाले थे जो बालाजी करी साहब थे, उनको बुलाया, मैं भी गया, यहाँ का सब कुछ बात देखी कि भाई ये चीज है, ये इस एरिया को फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन जो फर्स्ट है वो बना हुआ था 19 हेक्टेयर का, जो बिना कॉक्स मंत्री थे उसमें बना था। फिर इसकी भी प्रपोजल भेजा, 80 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो हमारा था, 5 गांव थे इसके अंदर, हमारा गांव वेलार, लुंदाड़ा, चामुंडेरी, मालदर और चिमनपुरा, ये 5 गांव। इसका जंगल बहुत अच्छा है इस एरिया का, और बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव है, जंगल भी अच्छे हैं, पशुपालक जाते हैं तो उनके वो कोई तकलीफ नहीं है, पीने के लिए बुजुर्गों ने व्यवस्था कर रखी है, कहीं पे पैर से चलने वाली वो पावटी कहते हैं हमारे यहाँ पे, वो वाली है, ये चीजें है। So essentially, the continuous efforts of me and community members convinced a collector back in around the year 2016 to visit a landscape with me for him, and that to convince him, in order to convince him that the landscape, actually had that substantial population of leopards and different kind of wildlife. I accompanied the collector. I showed him the region around. I showed him the 19 square kilometers which were already declared a conservation reserve. And after the collector's original inquiry, the collector was fairly impressed to demand a inquiry from the forest department into the existence of different species in question for the entire landscape. This was also the time by which we started proposing 80 square kilometers of region, primarily around the Javai village, to be including my village, to be declared as a conservation reserve. संग्राम भाई, उसके बाद में फिर ये सब करते करते कलेक्टर साहब ने भी लिख के भेजा राजस्थान सरकार को, माइनिंग डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनवाई, डीएफओ से रिपोर्ट बनवाई, उनको बोला कि भाई वहाँ पे मौके पे जाके देखिए, वहाँ पे माइनिंग और फॉरेस्ट 0 मीटर पे है दोनों, जबकि कोई 500 मीटर का एरिया होना चाहिए दोनों के बीच में डिस्टेंस का। फिर वो रिपोर्ट बनी, उसके बाद वो रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने खुद ने पर्सनली इंटरेस्ट लेके फिर वहाँ भेजा, और उसके बाद में फाइनली मई महीना 2016 के अंदर जो 10 माइंस, वो पहले वाली माइंस से तो वो तो 144 माइंस से तो माइंस तो रुक गई थी, उनको तो फिर जो कलेक्टर साहब परमिशन लेनी थी, फॉरेस्ट से लेनी थी, उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी। और फाइनली ये जो 10 माइंस से जो अलॉट हो चुकी थी, काम शुरू हो चुका था हमारे गाँव के अंदर, तो उनको भी 16 मई 2016 के अंदर उनके लेटर निकल गए, सारे के सारे लेटर उनके निकल गए, प्री मैच्योर टर्मिनेशन लेटर करके वो सारी माइंसें कैंसिल हो गई। और उस समय में माइनिंग के, जिस समय ये माइनिंग आवंटन हुई थी 2011-12 के अंदर, उस समय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अशोक सिंघवी करके, जो उनके ऊपर भी वहाँ पे फिर सीबीआई का छापा मारा था, कहीं वहाँ उनके घर से नकदी जब्त हुआ था, और उनको भी वहाँ से सस्पेंड कर दिया था। मतलब ये सब कुछ पैसों के लेन देन पे इतने बड़े चीजें हुई थी उस समय में। Due to our continuous efforts and due to the collector's interest, it was first found the 144 applications were revoked. Following the revocation of 144 applications, an inquiry was put into the mine that was active in my village, which found that that there needs to be a buffer landscape or buffer land region of 500 meters between the mine's edge and the forest, and that was found to be around 0 meters. That brought a huge into the entire dialogue, which essentially led to the mine in my village also being banned. As far as the 10 mines are concerned, those 10 mines were also eventually banned by 2016. उसके बाद में फिर इस एरिया के अंदर धीरे करके इस एरिया के अंदर धीरे धीरे करके जो बेड़ा ठाकुर साहब थे, उनके शुरू से ही वो उनके पास में आते थे, वो डिस्कवरी वाले वगैरह, तो उस हिसाब से भी इस एरिया को एक पहचान मिली हुई थी। यहाँ पे नहीं पता था लोगों को, लेकिन बाहर बहुत सारे लोगों को पता था, क्योंकि उनके वो बेड़ा गढ़ के अंदर जो भी आते थे बाहर से गेस्ट, वो आउट ऑफ पढ़ाई वगैरह कर हुए थे, उनको इस एरिया की अहमियत पता थी। वो 92-93 से इस एरिया के अंदर वन्य जीवों के प्रति कि भाई यहाँ पे ये चीजें हैं, लोगों को बताते रहे हैं। और आउट ऑफ कंट्री से उनके पास में कई मेहमान आते थे, उनको वो ले जाते थे, बताते थे कि ये चीजें हैं यहाँ पे। फिर धीरे धीरे उसके बाद कोविड से पहले तो कुछ ही यहाँ पे आए थे, लेकिन अभी के टाइम में तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैफिक है होटलियर्स का, जो बिजनेस वाले हैं उनका।
ठीक है, तो बेसिकली माइनिंग समस्या 2016 के बाद खत्म हो गई और अब एक नया इशू आ रहा है, तो हमारा डायलॉग शायद अब एक दूसरे दिशा में जाने वाला है. Okay, so essentially, Sangram here said that 2016 was primarily the year by which all the mines allotted, or even the 144 applications were cancelled. This was followed by an eventual realization and the media attention to the region on the presence of leopards and other wildlife in this landscape, given owing to few particular individuals who are interested in wildlife, who are interested in biodiversity, and who also happen to be connected to powerful media outlets whose focus entirely was documenting biodiversity and wildlife. The issue now, however, while Javai, according to Sangram, has come out of one huge challenge or problem, which is mining, a new issue has now showed up, which is commercialization and over tourism and commercialization of the landscape that is endangering the local wildlife population. तो इसमें संग्राम जी, अब हम एक मेरे ख्याल से एक मुद्दे को छोड़ के हम दूसरे मुद्दे की तरफ आ रहे हैं. माइनिंग से लेके अब हम ओवर टूरिज्म के तरफ आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस समय हमने ये काम किया था कि भाई माइनिंग कैंसिल करवानी, हमारे दिमाग में एक ही चीज थी कि अपन जिस जंगल में बड़े हुए हैं, हमारे वहां पे बेर बहुत है. हम बचपन के अंदर जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो सर्दियों के समय में बेर खाने के लिए जाते थे. हमारा एक ही था कि भाई हमारे दिमाग में वो था ही नहीं, क्योंकि इतना गांव के अंदर इतना कुछ सोचते ही नहीं है. ठीक है, नॉर्मल एजुकेशन होता है, नॉर्मल परिवार से होते हैं, तो बिजनेस के बारे में तो कुछ लेना देना नहीं रखते हम. तो ये पता नहीं था कि अपन ये करवाएंगे उसके बाद ये हो जाएगा, क्योंकि आज जिस तरीके की कंडीशनें बन रही है ना, उसमें कभी कभी ऐसे सब मैं रोज जाता हूँ जंगल में, चलो हमारा एरिया तो सेफ है. जो कंजर्वेशन के बिल्कुल बाहर का गांव है, जैसे कंजर्वेशन एरिया यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके जस्ट बाहर में उन्होंने जहाँ लेपर्ड रहता है वहां पर भी अच्छी अच्छी केव है, अच्छी अच्छी छोटी छोटी पहाड़ियां है, उसके अंदर लेपर्ड रहते हैं. उन पहाड़ियों से सटकर होटल बन गए, बिल्कुल एकदम सटाकर होटल बन गए. पहाड़ी का पत्थर और होटल की दीवार दोनों एक कर दिए हैं लोगों ने. और So the challenge now is completely different. We never imagined, or we never thought of our landscape with leopards and slothbears and different wildlife for purely commercial purposes. That was not our intention. However, that is where unfortunately things have landed up. In certain places, especially outside conservation, especially outside the declared conservation reserve, there are regions where there are leopard caves, and right below the leopard caves, or right next to the leopard cave, there are active hotel and active resort constructions, active tourism lobby. And this has been creating a lot of issues and problem in terms of biodiversity conservation, landscape use, and coexistence. संग्राम जी, मैंने उस मतलब अब की जब कंडीशन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद अपन ने वो माइनिंग रुकवा के गलती की, क्योंकि हमारा तो एक ही था जंगल बचाओ और वन्य जीवों को बचाओ. अब वन्य जीव इधर उधर भाग रहे हैं, वो गांवों की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं. आप बनाओ होटल बनाओ, आप टूरिज्म का धंधा करो, कुछ भी करो, लेकिन एक सीमा में रह के करें आप भी. मतलब होटलियर्स जहां मर्जी पड़ी, सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी यही होती है. जवाई के अंदर आता है, सबसे पहले बोलता है केव के पास जमीन चाहिए, और गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं. जब भी गवर्नमेंट को पूछते हैं, डीएफओ साहब को पूछते हैं, तो बोलते हैं कंजर्वेशन से बाहर का एरिया है, तो उसमें परमिशन का हमारे पास में कोई वो है नहीं कि भाई हम परमिशन नहीं दे उसको. कंजर्वेशन से बाहर है मतलब हमको परमिशन नहीं दे सकते. और जितने भी दूसरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको तो कुछ लेना देना है ही नहीं उससे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई इतना काम करता नहीं है, तो उससे वो उनको बस वहां पे वो फाइल कन्वर्ट हो जाती है कि भाई कंजर्वेशन से बाहर का एरिया है, और वो मन मर्जी से किसी भी तालाब के बिल्कुल सराउंडिंग में, तालाब के ऊपर, तालाब के बीच में जितने भी केव है, केव के बिल्कुल पास वहां पे होटलें बन भी गई है. और मतलब ये हुआ है. The unfortunate part here is that when we started lobbying for cancellation of mines, the intention was to conserve the forest ecosystem of Javai area. The intention was to save the wildlife population. The intention was never to commercialize the region for self-interests of a handful of people. Unfortunately, things have taken the wrong turn,
and there are lots and lots of hotel lobbies, lots and lots of resorts and hotels that are being constructed. Different frameworks within the government infrastructure and different loopholes within the government infrastructure make that possible, especially since all of these constructions are mostly outside conservation reserves. Land diversions for construction of hotels or land diversion for construction of resorts doesn't really take all that much logistical or bureaucratic challenge. The conversions are easy, and because of this, hotels have popped up in the next to lakes, in the middle of lakes, next to leopard caves, next to known sloth bear hides, and this has created a huge issue in terms of human wildlife conflict in the region, with animals occasionally or more frequently straying into human habitation. संग्राम जी. उसके बाद में ये तो चलो ये तो गलत काम है ही है मेरी नजर में तो, कि केव के पास में आप होटल बना रहे हो, तालाब के बीच में बना रहे हो, तो कि जंगल वाइल्ड लाइफ एरिया, उस जगह पे अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो ये तो वाइल्ड लाइफ को खतरा ही है, मैं मानता हूँ। दूसरी बात है सबसे बड़ी, कि जैसे 5 बीघा किसी ने जमीन खरीदी, तो यहाँ पे क्या गांव वाले हैं, गांव वालों के तो कब्जे होते ही रहते हैं, वो क्या कांटों की बाढ़ करते हैं। कांटों की बाढ़ गर्मी के अंदर पूरी वो टूट जाती है। जितने भी जंगल के जानवर है वो इस ऐसे ऐसे जाते हैं, तो वो कांटों की बाढ़ टूट जाती है। उसमें लेपर्ड को भी कहीं भी मूवमेंट करना हो तो कर सकता है। तो जैसे मैंने 5 बीघा जमीन थी मेरी, अब आप आगे आपने बोला यहाँ पे जमीन चाहिए, तो मेरी 5 बीघा के साथ में 25 बीघा मेरी सरकारी जमीन पे कब्जा है। होटलियर्स ने 25 बीघा पे कब्जा कर लिया, तारबंदी करवा दी, बाढ़ थी उस जगह पे तारबंदी करवा दी। अब तारबंदी के कारण वो लेपर्ड उस तरफ से, या कोई भी वन्य जीव, लेपर्ड तो क्या मतलब तारबंदी भी वो जाली वाली करवा रहे हैं, खरगोश भी अंदर से नहीं जा सकता उसके अंदर। और उसके बाद में वो सारे वन्य जीव मजबूरन गांव की तरफ रुख करते हैं, या क्योंकि वहां पर फिर वो एरिया हो गया भाई 5 बीघा जमीन अगर 25 बीघा खोलता है तो 25 बीघा तो कम से कम उनके लिए खुले, क्योंकि यहाँ पे हमारे एरिया में खातेदारी बहुत कम है, सरकारी पे कब्जे बहुत ज्यादा है। तो अब इतना होने के बाद भी कोई वो ध्यान नहीं है, डिपार्टमेंट भी कोई नहीं बोलता उनको। Land grab is also a huge issue in the region. People from all sorts of all different walks of life and representing all different business lobbies come and actively grab huge parcels of land, which are then fenced using barbed wires or using chain link fences. These fences eventually destroy local corridors or passageways or trails used by leopards, rabbits, wild hares, sloth bears, all the different kinds of wildlife, and that eventually again yields to contributing further to the conflict. Now, the interesting part here is that while local community members also own small parcels of land, their fences are indigenously made from leaves and twigs and thorny bushes. Their fences are never erected using barbed wires or anything mechanical that can harm the ecosystem. तो संग्राम जी, इसमें ये बताइए कि आप ये सारी समस्या में, अब एक नया इशू आ गया है, पहले एक दूसरा इशू था, आज नया इशू है। इस सारे सिचुएशन में आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है? आप क्या सॉल्यूशन देखते हैं ये टूरिज्म लॉबी को लेके? सॉल्यूशन मैं ये देखता हूँ कि अब जैसे सफारी के अंदर भी है तो 60-70% 80% तक अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि भाई गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन कुछ अनट्रेंड है, तो वो भी एक समस्या यहाँ पे आ रही है। अनट्रेंड है तो वो मर्जी से गाड़ी चलाते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो वो उनको भी सुधारना है। तो कुल मिला के 2-3 चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट पर्सनल इसके अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंटरेस्ट इनको लेना चाहिए, क्योंकि आज जवाई शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, जहां तक लोगों से सुनते हैं पूरे इंडिया में चर्चा है और बाहर भी चर्चा है जवाई की। तो मेरे कहना का मतलब ये है कि जैसे जो भी गवर्नमेंट ये ध्यान रखे कि भाई जिसने जमीन ली है, बाहर के आदमी ने जमीन खरीदी है, तो उसके बाद में एक वेरीफाई करे कि भाई उसके 10 बीघा खरीदी है तो पटवारी को भेजे या किसी को भेजे या रिपोर्ट बनाए कि भाई 10 बीघा है, उसको नाप के दे, उसके अंदर वो करे। कंजर्वेशन एरिया के अंदर है, कंजर्वेशन एरिया के बाहर है, तारबंदी के लिए उनको मतलब उनको खुद को होना चाहिए। जैसे कोई यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में काम करने आ रहा है तो उसको होना चाहिए कि भाई अपन उसके वन्य जीव को भी डिस्टर्ब ना करे, वो तारबंदी करेगा। तारबंदी की जगह पे आप जो पुराने टाइम से चली आ रही है बाढ़, कांटों की बाढ़ कर सकते हैं, तो उससे क्या पेड़ भी नहीं करते, बेर वगैरह ये सब है, बेर है, देसी बबूल है, तो ये इनसे बाढ़ हो जाए। So essentially, while the problem is huge, it
essentially can be sorted out if there is larger bureaucratic, larger government, and larger political will. From my understanding, Javai region and the landscape and the ecosystem and leopards of Javai are famous all around the world. And if this ecosystem eventually dissipates or goes away, that title that we have received, that honor we have received, and beyond the honor, the ecosystem that we have will vanish away. Investigations, if performed by government into land holdings of different hotel or resort owners to verify their land claims and to verify their actual land holdings on ground, if those investigations are done and if guidelines are implemented to use indigenous fences, I think a lot of the issues around the region could be settled. संग्राम भाई, हम 5 मिनट और ये करेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर के लिए पूरा पैनल को खोल देंगे। जी, करो। उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जैसे सफारी वाले हैं तो उनको जो भी मालिक है या जो भी ड्राइवर है उनके लिए कोई कैंपिंग करनी चाहिए महीने में एक बार, 2 दिन के लिए या सुबह शाम के लिए, जैसे जो भी समय मिले वैसे, ताकि उनको गाइड कर सके कि भाई देखो वहां पे इस तरीके से होती है सफारी, आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा वरना वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगा, ये होगा। होटल वालों से सरकारी जमीनें न ले वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ध्यान रखे कि भाई होटल वाले को जो जमीन दी गई है, किसी ने 10 बीघा, संग्राम सिंह ने 10 बीघा जमीन खरीदी है, संग्राम सिंह 10 बीघा का ही मालिक है, आप एक्स्ट्रा कब्जा नहीं कर सकते, वो होना चाहिए। जो केव के पास जो भी होटलें बन रही है उनकी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अभी तक तो ये कंजर्वेशन क्षेत्र से बाहर है, कंजर्वेशन क्षेत्र के अंदर भी लोगों ने जमीनें ले ली है, वहां पर आबादी कन्वर्ट होती है। तो चलो हमारे गांव और इस 2-3 गांवों का तो मैं ध्यान रख रहा हूँ। मेरे गांव के अंदर अभी तक कोई केव के पास जो भी आते हैं, हम ना तो उनको कोई वन्य जीव बताते हैं कि भाई हमारे गांव में कुछ है ही नहीं, उनको पता सब कुछ है, भले कोई भी कितना भी क्लोज है लेकिन नहीं बताते हैं, क्योंकि डर लगता है कि फिर यहाँ पर भी आकर के वो इस तरीके से करेंगे। आज जो हाल कंजर्वेशन से बाहर कोठार, रघुनाथपुरा, दूधनी और इस क्षेत्र में हुआ है, मतलब वो नहीं होना चाहिए। भले वो कंजर्वेशन में नहीं है एरिया, लेकिन बहुत हाल बुरे हो गए। पहाड़ियों के ऊपर होटल बन गई है, नदी नालों को रोक करके होटल बना दिए है, इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए एक बार। सरकारी जमीन का मेन मुद्दा सरकारी जमीन का है। 5 बीघा जमीन है, 25 बीघा लेके बैठे हैं, तो फिर वो जानवर कहाँ जाएगा? और उसमें भी पूरी 30 बीघा को उन्होंने तारबंदी कर ली, तो वो 30 बीघा तो चली गई। उसके बाद दूसरा काम पूरे को सफाई करवा देते हैं, अंदर बबूल और जो भी अपने है बायोलॉजिकल जो भी है, तो वो सारे के सारे पेड़ पौधे उगड़ के फेंक देते हैं। और ये जो एक वो प्रचलन चला है, मेरे को उसका नाम था कोनोकॉर्पस करके वो आता है, सब वो लगा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस चीजों पे तो डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको कहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये कहे कि आप सरकारी मत लो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहे कि आप ये झाड़ी मत काटो, बेर है, देसी बबूल है, ये मत निकालो, ठीक है, कुमट है, ये मत निकालो। In my opinion, implementation of laws here and implementation of different laws according to different segments or sections of the government can be implemented. From what I have been observing, private landowners have on ground occupied 5 times the land that they have the rights to, that have been sold over to them. With this has come the role of the fences that are put, which leads to destruction of the habitats, and then clear felling or cutting of the indigenous species of plants in the region. I personally think different forms of different sections of the government, be it revenue department and or forest department, can implement different laws for different things. Revenue department implementing laws for land, while forest department implementing laws against clear cutting of the forest landscape, to make sure that none of this which is happening happens outside the conservation reserve. Because while there are leopards in the designated conservation reserve, there are also leopards and other wildlife and biodiversity outside the conservation reserves where these hotel lobbies are. संग्राम भाई, सिर्फ एक छोटा सा सवाल और आप 2 मिनट बस इसमें लीजिएगा। मैं को एग्जिस्टेंस के बारे में चाहता हूं कि आप कवर करें 2 मिनट के लिए, कि ये जो नया लॉबी आ गया है, होटल का लॉबी, इसके कारण जो लोकल कम्युनिटी वहां पे है, रबारी कम्युनिटी, उनके और वाइल्ड लाइफ के बीच के सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस में क्या इश्यूज आ रहे हैं? सब खत्म हो गया साहब। मतलब अभी एक घटना हुई बलमला के अंदर, देवासी समाज के लड़के को लेपर्ड ने अटैक किया है। वो मामला सुना होगा शायद आपने। जिस समय जवाई सेव जवाई का इवेंट था, उसे जस्ट 3-4 दिन बाद ये घटना घटी। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो है ही है। जितने भी गांव वालों को पूछते हैं, देवासी एक ही चीज कहते हैं, हमको तो नहीं चाहिए सफारी वाले, नहीं चाहिए होटल वाले। तो उनके आपसी सामंजस्य को उनको समझना चाहिए
कि ये गलती कहाँ हो रही है। अपन को गलती देवासियों की नहीं है, गांव वालों की बिल्कुल नहीं है, आदिवासियों की नहीं है, पशुपालकों की नहीं है, जो क्योंकि उनकी गलती होती तो पहले हादसा हो जाता। In my opinion, coexistence in the region has already been hampered and to a lot of extent obliterated because of unchecked hotel lobby development. There has been a first case of human fatality in the region by a leopard that has appeared last month. This is something that never happened before. Before the hotel lobbies came, we had people, we had coexistence, we had community members living with leopards, grazing their cattle right next to different leopard hides, different leopard cages. We had sloth bears. There was a functional ecosystem in the region. However, because of continuous and blatant persecution by the hotel lobby, that framework of coexistence has been damaged to the point where members of communities like the Devasi community do not like ecotourism opportunities that are being developed in the region. इसके साथ मैं संग्राम भाई Q&A का पैनल खोल रहा हूं। आप सभी सवाल पूछ सकते हैं संग्राम भाई से। Everyone, please feel free to ask him questions, ask Sangram questions. I'm opening Q&A now. So yeah. आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को और पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। हाँ 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 विक्रम भाई बोलिए। विक्रम जी। ये जो जवाई में जो बताया जा रहा है वहां पर ह्यूमन अटैक कितना हो रहा है, लेपर्स और इंसान के बीच में अटैक कितना हो रहा है? फर्स्ट अटैक हुआ है सर अभी। फर्स्ट अटैक हुआ है। टूरिज्म के बाद ये जो डेवलपमेंट आप बता रहे हो कि टूरिज्म के हिसाब से डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या ये हो सकता है कि ये टूरिज्म के होने के बाद ये? जी देखिए सर, जैसे पहले जो भी थी जमीनें वो सिर्फ 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए बुआई की जाती थी जंगल के अंदर। जैसे मेरी जमीन है, यहाँ पे ट्यूबवेल ओपन वेल बहुत कम है लोगों के पास में, तो जंगल की जो भी जमीनें हैं वहाँ पे 3 महीने के लिए खेती होती थी बरसात के समय में। वो खेती लेने के बाद में उसके बाद में फिर वहाँ पे खेती नहीं होती थी, सीधे 8 महीने के लिए बस बरसात आता था तब खेती होती थी। लोग उस खेत की तरफ भैंस चराने के लिए, मवेशी चराने के लिए जाते थे, भाई कोई लेना देना नहीं था। अब मैंने मेरी वो जमीन बेच दी। अब मैंने जमीन बेच दी, 25-30 बीघा जमीन थी, मैंने बेच दी। सरकारी कब्जा था 20 बीघा का, वो भी उसने ले लिया। उसके बाद में सर उन्होंने अब होटलियर्स ने ले लिया। अब वहां पे 24 घंटे वहां पे मूवमेंट होने लगा इंसानों का। 50 बीघा जमीन भी रोक दी। तो सर जो जैसे मेरे गांव का क्षेत्रफल अगर माने 3000 बीघा था तो उसमें से वो 50 बीघा कट गई, तारबंदी कर ली। ये आप इतने साल से काम कर रहे हो, तो क्या आपने देखा कि ये लेपर्स में कोई बिहेवियर में चेंजेस हुआ टूरिज्म के हिसाब से? जितना टूरिज्म ज्यादा हुआ तो लेपर्स के बिहेवियर में कोई चेंजेस हो रहा है? बिल्कुल, पहले इतना इंसान के करीब नहीं आता था वो। जैसे मवेशी पशुपालक होते थे ना तो वो चिपके रहता था, अब वो बिल्कुल सामने आता है, पास आ जाता है। कितना हो रहा है जी, मवेशी पे? कितना हो रहा है मवेशी पे अटैक? कितना हो रहा है मवेशी के पे अटैक ऐसे कैसे हो रहा है? जैसे जैसे हम सोच रहे हैं कि वो पहले इतना नहीं था शाही, जी अभी जी, डेवलपमेंट हो गया है, तो मवेशी पे अटैक ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा मवेशी पे अटैक सर ज्यादा हो रहा है। है? ओके, मेरा हमारे गांव वही में है क्योंकि बिहेवियर हमें देखना है, तो वो बिहेवियर हमें देखना है कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है, इंसान नजदीक जा रहा है, इंसान से नजदीक आ रहा है, तो वो मवेशी पे ज्यादा डिपेंड हो रहा है या तो फिर वाइल्ड पे नहीं सर, जो उसका वाइल्ड लाइफ के अंदर भी जैसे कई सफारी वाले हैं तो कई जगह पे बातें मिली हुई है कि उस लेपर्ड ने वहां पे चार्ज करने की कोशिश की। ओके। जी सर।
मैं किसी और का एक तिथि करके हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर दुबे, या प्लीज। नमस्ते। मैं संग्राम जी को बधाई देता हूं और आप श्रेयांश जी, आपको धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेट सर। करता हूं कि आपने एक लोकल पर्सन जो वहां जूझ रहा है अपने एरिया में लेपर्ड्स और इंसानों के सह अस्तित्व के लिए, आपने उनको एक वक्ता बनाया, स्पीकर बनाया और लोगों को ये बताया कि लोकल लेवल पर ही जो लोग हैं, लोकल स्टेक होल्डर, उनके प्रयास से ही एरिया बचता है। मेरा एक सबमिशन है कि अभी कुछ प्रश्न हो रहे थे और उस पर संग्राम जी ने जवाब दिया। मैंने उस एरिया में स्टडी करी है, मैं इकोलॉजिस्ट हूँ, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हूँ और मैं उस एरिया को भली भांति जानता हूँ। जितने 40-50 किलोमीटर के एरिया में वहाँ सिवेरा से लेकर के पैरवा तक के एरिया में मैंने सारी ये हिल्स, जवाई एरिया की लेपर्ड्स के आवास छाने हैं। पहली चीज ये कि जो टूरिज्म, अनसस्टेनेबल टूरिज्म का जो इम्पैक्ट है, उसके कारण देखिए कई बार पहले ये अखबारों में भी आया और जो सस्टेनेबल सफारी वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से एक सेट रास्ते पर अपनी जीप ले जाएंगे, दिखाएंगे और आ जाएंगे, उन्होंने भी उस चीज को उठाया कि कुछ लोग अपने टूरिस्ट से अतिरिक्त आनंद दिलाने के लिए लेपर्ड छुप रहा है तो उस पर पत्थर मार रहा है, उसको उकसा रहा है, उसको निकाल रहा है, या उसको बाहर वो निकले और दिखे स्पष्ट रूप से लोगों को, ऐसा प्रयास कर रहा है। या सुबह सुबह सर्च लाइटें लेकर के सूरज उगने से पहले उनके पगमार्क देख लें कि वो किधर गया है नाइट पेट्रोलिंग के बाद, और फिर वहां पर अपनी गाड़ियों को और सर्च लाइटें लगा करके जमा दें ताकि सबसे पहले हम उसको दिखाने का हमारा जब्ता कर लें। ऐसे कई सारे प्रयास उस एरिया में हुए हैं और अभी भी होते जा रहे हैं। होते क्या जा रहे हैं कि फूट डालो राज करो, कुछ लोगों को अपने साथ में लो, लोकल्स को, उनको छोटा मोटा फायदा दो और फिर उनके साथ में अपनी मनमर्जी करो। और उसके कारण क्या हो रहा है, और दूसरा जो वन विभाग ने लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ और मैं काफी कुछ अंतर तक जानता हूँ। मैं एक चीज हाईलाइट कर रहा हूँ तो संग्राम जी के बिहाफ पर, और संग्राम जी उस पर विस्तृत प्रकाश डाल देंगे। कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर होने के साथ में उसके कई नियम होते हैं। उसके संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन में स्थानीय लोगों के मदद से राजस्व स्तर के, राजस्व गांवों में इको डेवलपमेंट कमेटी गठित करने का प्रावधान है, पारिस्थितिकीय विकास समिति, और उनकी मदद से वहां संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन और इको टूरिज्म संचालित करने के ये सारे प्रावधान हैं। जब वाइल्ड लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बना, क्या उन ईडीसीज का गठन वैसे हुआ है? क्या उनकी मदद से संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन किया जा रहा है? क्या इन स्थानीय लोगों को इको टूरिज्म में उन ईडीसीज को शामिल किया जा रहा है? तो फिर वहां पर इको टूरिज्म जब विभाग की जिम्मेदारी है उसको प्रमोट करना, ईडीसीज के द्वारा लोकल युवाओं को, लोगों को वहां नौकरी देना और उनकी मदद से एरिया को संभालना, तब ये प्राइवेट ऑपरेटर्स कैसे वहां पर मनमर्जी कर सकते हैं उन एरियाज में? तो इसमें संग्राम जी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि वस्तु स्थिति क्या है। सर, ईडीसी के अंदर ऐसी कहानी हो रखी है यहाँ पे। सुनील जी, जब सेव जवाई इवेंट हुआ तब मेरे को पूरी जानकारी सुनील जी भाई साहब से और बीएनएसएस के सुजीत जी नरवड़े सर से मेरे को मिली, और मेरे को इन दोनों मेरे भाई, बड़े भाइयों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब अपन एक वहीं तक सीमित थे कि बस जंगल बचाओ, जंगल बचाने के नाम पे क्या क्या खेल खेला जाता है डिपार्टमेंटल, वो मतलब एक बहुत ही मतलब घिनौनी हरकत कह सकता हूँ मैं उसको। जब मैंने पता किया तो मेरे यहाँ की, जब मैं कंजर्वेशन के लिए लोगों को लेके पाली जा रहा हूँ, धरना दे रहा हूँ 2012 में, उस समय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ईडीसी बना ली। मैंने फिर प्रेशर दे करके नीचे वाले किसी का गला दबा के मैंने पूछा, मैंने कहा बता, वरना मैंने कहा मैं वो करूंगा। उन्होंने फिर बताया नाम, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तू ईडीसी का अध्यक्ष है? जगह साहब ये क्या होता है? बड़ा दुख लगा मेरे को, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की बकायदा। मैंने लोकल एमएलए सर को मैंने सुनाई, फिर वापस निर्देश दिए, और भाई साहब का धन्यवाद, इन्होंने मेरे को बताया था संग्राम ईडीसी सारी रद्द कर दी गवर्नमेंट ने। अब वो चक्कर काट रहे हैं फॉरेस्ट वाले, संग्राम सिंह जी ईडीसी के लिए क्या करना है।
मतलब एक चीज और बताएं संग्राम जी कि जी जो इको टूरिज्म कंजर्वेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि जी एक किसी प्रजाति का वो कॉरिडोर भी होता है, यानी उसका जो आवागमन अन्य और जी प्रोटेक्टेड एरिया है वहां से उसका आने जाने के रास्तों को भी चिन्हित किया जाता है कि बिल्कुल इस एरिया में ये रहता तो है, लेकिन जी इसकी पॉपुलेशन जो है, अतिरिक्त पॉपुलेशन, यहाँ से बाहर जाना, बाहर वाले यहाँ आना, उनके जी कॉरिडोर होते हैं, प्रवासन मार्ग होते हैं, जी और जी वो जवाई एरिया के आसपास के वन क्षेत्रों से वो जुड़े हुए हैं और ये जी कॉरिडोर हैं। जी क्या इन कॉरिडोर्स वन्य जीवों के प्रवासन मार्गों को संरक्षित करने का कोई प्रयास आपको विभाग के द्वारा दिखा? कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। इन्होंने मन मर्जी से, एक अच्छा जंगल था, बहुत ही बढ़िया जंगल है हमारे गांव का, वहां पे अगर अपन जाए ना तो शायद अपन ऐसे करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि अपन आउट ऑफ कंट्री के अंदर आ गए कहीं पे। वैसा जंगल था, उसके अंदर से उन्होंने अपनी मर्जी से रास्ता निकाला, जेसीबी ला करके उसको, जेसीबी से पूरा खोद के रास्ता बनाया 2.5-3 किलोमीटर का। मैंने जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मना किया, मैंने कहा हमारे गांव वाले मना बोल रहे हैं, वो हमारे गांव की ढाणी में आता है रास्ता। मैंने उनको बोला, मैंने कहा हमारे गांव वाले मना बोल रहे हैं, देवासी मना बोल रहे हैं, तो मैंने 2-3 बार मुख जुबान डीएफओ सर को बोल दिया। डीएफओ सर ने मेरे को यही चीज बोली कि वो हमारे लास्ट में 3 बार तो यही बोला बंद करवा देंगे, फिर बोलो लास्ट में मेरे को बोले कि वो हमने हमारे ट्रैकिंग के लिए किया है। हमने एक चीज संग्राम जी, मैं एक निवेदन करूंगा, श्रेयांश जी बस एक लास्ट मैं पॉइंट है, बाकी और लोग भी सवाल करेंगे, लेकिन मैं कुछ इंडिकेट कर रहा हूं संग्राम जी के थ्रू कि कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसका जो संशोधित प्रावधान आया 2023 का, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधित 2023, और उसके अंदर किसी प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कंजर्वेशन रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, उस पर वन्य जीव अधिनियम के सारे प्रावधान लगते हैं, और उन प्रावधानों के साथ कंजर्वेशन रिजर्व के मैनेजमेंट के लिए भी स्थानीय पंचायतों के लोगों को लेकर के जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, यानी सरपंच होंगे ऑब्वियसली पंचायतों के जो क्षेत्र के हैं, और स्थानीय एनजीओ 1-2 वो भी, और इस तरह की 10-15 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, और उन कमेटी से बकायदा लिखित में उनसे लिया जाता है कि हम आपको इस जवाई कंजर्वेशन, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो घोषित हुआ है, इसके प्रबंधन हेतु हम आपको इस कमेटी में मेंबर बना रहे हैं, और इस क्षेत्र में इको टूरिज्म और लेपर्ड कंजर्वेशन जिस भी प्रजाति के नाम है, हालांकि उस एरिया में मगरमच्छ जवाई डैम में भरे हैं, और इन लोगों ने लेपर्ड की ब्रांडिंग के लिए मगरमच्छ को साइडलाइन कर दिया है, ठीक है, एक प्रजाति के ब्रांडिंग, क्योंकि टूरिज्म उसी से पालना है, तो दूसरी प्रजाति को, जो जलीय प्रजाति है, पानी का राजा वहां मगरमच्छ और जमीन का लेपर्ड है, लेकिन आज हम लेपर्ड की बात कर रहे हैं, तो उन जो कमेटी बनाई जाती है कंजर्वेशन रिजर्व के प्रबंधन हेतु, पंचायतों के सरपंच, लोकल एनजीओ और लोकल और भी कोई व्यक्ति और विशेषज्ञ भी लिए जाते हैं, और उनसे लिखित में उनकी सहमति ली जाती है कि हाँ, हम इस कमेटी के मेंबर बनने के लिए तैयार हैं और इस क्षेत्र के संरक्षण संवर्धन के लिए हम इसमें सहयोग देंगे। ऐसी कोई भी कमेटी आपके भी, वहां के लोग जो भी सुन रहे हैं, संग्राम जी भी सुन रहे हैं, क्या आपके एरिया के किन्हीं भी सरपंचों को या आपकी पंचायतों में इस तरह का आया कि हमें इस क्षेत्र के प्रबंधन, कंजर्वेशन रिजर्व के प्रबंधन में हम लोगों को इस तरह की कमेटी में हमारी पंचायतों के प्रतिनिधि इसमें मेंबर हैं, किसी को ज्ञान है? नहीं सर, कोई ध्यान नहीं है, और मैंने पता किया, इसके अंदर कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी एक बनती है, वो भी जवाईबान लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड की नहीं बनी हुई है अभी तक। डीएफओ साहब को मैं मिल के आया एक दिन, उन्होंने बोला कि अभी मैं प्रस्ताव भेजूंगा इसके लिए जयपुर, मतलब अभी वो प्रस्ताव भेजेंगे जयपुर वो बनाने के लिए। कंजर्वेशन रिजर्व कब का डिक्लेयर हो गया, हाँ जी, और प्रबंधन हेतु समिति जो उसी समय बननी चाहिए तभी प्रक्रिया पूरी मानी जाए, वो अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। पर विक्रम PCC से मिल सकते हैं ना? ओके ओके, एक सेकंड, बाकी लोगों के कुछ सवाल हैं। कोई तिथि कगाथर करके कोई हैं, और उन्होंने सवाल पूछा है कि यहाँ पे किस प्रकार की माइनिंग होती है और उस माइन से क्या निकाला जाता है, और क्या होटल ओनर्स
और होटल के स्टाफ और सबके साथ मिलकर सस्टेनेबल इको टूरिज्म की संभावना, क्या ऐसी कोई संभावना नहीं है कि सब मिलकर काम करें? माइनिंग तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे लोअर कैटेगरी का है, लेकिन वो माइनिंग वालों को क्या लालच होता है। जैसे ग्रेनाइट के अंदर सबसे लोअर कैटेगरी होती है कमांडो करके, जो मार्केट में नहीं चलता है, वो है। और फेल्सपार क्वार्ट्स वो भी बिल्कुल लोअर कैटेगरी का है, जो टाइल्स में जाता है। और जो इन्होंने सवाल किया है कि होटल वाले और सब साथ मिलकर के, तो बिल्कुल अगर वो आए और हम भी जाए, मैं तो तैयार ही हूं, तो उनको समझा सकते हैं कि भाई देखिए इस तरीके से कीजिए, कहीं ना कहीं फायदा उनको ही है। देखिए सर, जिस तरीके से चल रहे हो तो ठीक है, 3 साल चला लो, 4 साल चला लो, लेकिन लंबा नहीं चलोगे, सीधी सी बात है। तो बैठ के बात हो सकती है, यही है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ अपना वापस लेना पड़ेगा कि भाई नहीं, 1000 रुपये नहीं, 750 में चलेगा काम, ये करना पड़ेगा, ये जरूरी है। मेरे ख्याल से प्रोफेसर महापात्रा, डॉक्टर सुशांता महापात्रा हमारे साथ हैं, इनके भी कुछ सवाल हैं। डॉक्टर महापात्रा, आप सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, yes, yeah. So can you translate, Shreyansh? I have written in English. Yeah. या Well, तो yeah. पहला सवाल संग्राम जी ये है कि लोकल कम्युनिटीज किस तरीके से सस्टेनेबल लाइवलीहुड के माध्यम से सह अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को प्रमोट कर सकती है। मेरे ख्याल से इसका जवाब मिल गया है, इसका जवाब दे दिया गया है। दूसरा सवाल है कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन पे, कि सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कौन कौन सी हैं जिससे लेपर्ड्स और इंसान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके। जिस प्रकार से लाइव स्टॉक मारे जाते हैं या लोग, अभी एक बालक भी चला गया, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे मिटिगेट हो सकता है? एक सवाल ये है। और दूसरा है परसेप्शन ऑफ लेपर्ड्स, कि क्या किसान तेंदुओं को प्रॉब्लमैटिक मानते हैं, और अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और हम सहअस्तित्व को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं इस स्थिति में? देखिए, किसान उनको प्रॉब्लम वाला नहीं मानते हैं। कंजर्वेशन एरिया बनने के बाद में कुछ पैसे, जैसे बकरी के 3000 रुपए ऐसे मिलते थे, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि आज बकरी 7-8 हजार रुपए की बकरी आती है कम से कम। आज वो जो बलवना गांव का बच्चा जिसके ऊपर अटैक हुआ, अगर गवर्नमेंट से 8-10 हजार रुपए अगर बकरी के मिलते होते, वो कंजर्वेशन क्षेत्र का एरिया है बलवना गांव, जहां उसका अटैक हुआ, वो मरा, तो वो लेपर्ड उसको बकरी को लेके गया, तभी वो पीछे गया। अगर उसको पता है कि भाई मेरे तो ये बकरी लेके गए जाएगी, 7वें दिन मेरे तो अकाउंट में आ जाएंगे 8-10 हजार रुपए, तो वो टांग पे टांग रख के सोता, वो नहीं जाता। तो किसान उनको नहीं मानते हैं। जब मेरे साथ में मेरे गांव वाला आए थे साहब, उनका स्टेटमेंट ये था लोगों का, कलेक्टर साहब के पास में, बुजुर्ग आदमी 2-3 तो आज भगवान के घर चले गए, उन्होंने एक ही बात बोली कि साहब, कलेक्टर साहब ने पूछा कि भाई ये जो लेपर्ड है, चीता है, ये बकरी वगैरह को मारेगा? जगह साहब ये माता जी का वाहन है, जगदम्बा का, जोग माया का। देवासी समाज धार्मिक बहुत होते हैं, जो जगदम्बा और इनको बहुत, जोग माया को खूब मानते हैं, तो ये तो उनका वाहन है, और ये तो वाहन है, तो ये तो लेपर्ड तो बकरी खाएगा, दूसरा क्या खाएगा? ये घास तो खाएगा नहीं। ये उनके स्टेटमेंट थे। बुजुर्ग, जो 90 साल का बुजुर्ग था, उसका स्टेटमेंट था, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो कहीं वो अपन प्रॉब्लम उनको नहीं मानते। प्रॉब्लम क्या, ये धीरे धीरे जब ऐसे होती है तब होता है। अभी अटैक होने के बाद में फिर गाँवों के अंदर, मेरे गाँव के अंदर भी लोग बोल रहे हैं अपन ने ये गलत किया, कंजर्वेशन नहीं बनाना था, तो वो कोई इश्यू नहीं है सर। तो वेरी गुड सर, वेरी गुड, यू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन। सो इसके लिए, हाँ, इसके लिए हम कुछ केस स्टडी बना सकते हैं क्या? हमारा कैंपस एक राजस्थान जयपुर में है, मैं प्रोफेसर हूँ, तो हमारा स्टूडेंट जाकर कुछ केस स्टडी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि हमारा कैंपस हैदराबाद में है, जयपुर में भी है, इट्स अ बिजनेस स्कूल। तो very interesting stories are there, because we don't know Rajasthan experience actually, so we can do some small case study. Professor, we can talk about this and we can work on collaborating something here. एक डॉक्टर इकबाल अली खान का सवाल है। इकबाल, आप पहले पूछ लीजिए, फिर विकास जैन जी का सवाल है। विकास जी, आप पूछ लीजिए। इकबाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच संग्राम सर, आपने का जो स्टोरी जो हमने सुना, इट वाज रियली इंस्पायरिंग एंड ऑल। मेरा ये सवाल आपसे ये था कि लाइक आपने एक चीज बात कही कि
राइट नाउ जो है वहां पे बहुत सारे सफारीज हो रहे हैं स्पेशली फॉर लेपर्ड्स के लिए। तो जी पहले का जो लेपर्ड्स की जो बिहेवियर है उसमें काफी चेंज आया हुआ है। पहले बहुत कम आते थे लेकिन आजकल बहुत ज्यादा जो है बेस्ड ऑन द सफारीज बहुत ज्यादा जो है वहां पे लेपर्ड्स आ रहे हैं। तो मेरा एक जी कंसर्न ये है कि जो स्पेशल लॉबीज के जो काइंड होटलियर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि स्पेशली वो लोग फीड करते हैं, ठीक है, इलीगली। तो वहां पे कोई तो वहां पे कोई इलीगल ऐसा कुछ फीडिंग काइंड हो रहा है ताकि जिससे जो है स्पेशली लोग वहां पे लाइक कैट शूट के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा कोई ये चीज है क्या अब तक? नहीं, देखिए मेन इश्यू यही है कि एक तो जब भी वो गाड़ी लेके निकलते हैं वो सफारी वाले, तो कुछ एक लोग हैं जो जैसे 100 में से 80% तो एकदम व्यवस्थित है, लेकिन 20% ऐसे भी है जो गाड़ी को बिल्कुल गांव के अंदर से भगाना, तो उससे फिर वो लोगों के अच्छा। अंदर आक्रोश होता है कि भाई देखिए यार ये इस तरीके से कैसे चल रहा है, कोई बच्चा आगे आ जाता है या कोई चीज हो जाती है। उसके उसके अलावा मॉर्निंग में जब ये निकलते हैं, जब भालू देखने के लिए जाते हैं, तो सुबह 5-5 बजे निकल जाते हैं और सर्च लाइटें मारते हैं। वो भी 20% लोग ही करते हैं, लेकिन बदनाम पूरे वो सफारी वाले सारे होते हैं, टोटली होते हैं। ओके। तो जी जी। जी जी जी। और सर सेकेंडली मेरा ये था कि लाइक मैं यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ के साथ भी काम ही करता हूँ। तो यहाँ पे जी जो है लाइफ स्टॉक का जो है कंपनसेशन आता है। तो जी वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड जो है कंपनसेशन क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा है, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे जो है इतने अटैक्स हो रहे हैं। तो बिल इसके पीछे का क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं इसके पीछे, तो वो थोड़ा जानने की आज कोशिश से पहले करूंगा मैं। मैं ये मानता हूँ कि अब से पहले जो डीएफओ साहब आए थे उनको किसी को कोई जवाई का लेना देना नहीं था। ये जवाई इधर उधर यहाँ से उसने किसी ने फेंक दिया उसको राजसमंद वालों ने फेंक दिया उदयपुर वालों ने फेंक दिया पाली में, पाली वालों ने कहा मेरे पास में कुछ नहीं है। अच्छा। जवाई रेंज की पोस्ट आज दिन तक खाली रहती थी। अभी जो आए हैं अब उनमें क्या पता, तो खुद का ईगो है, चाहे रेंजर या अच्छा। चाहे डीएफओ। जब भी बात करने जाते हैं तो वो हमारे पास गलत नोटिफिकेशन है, हमको ये करना है। अरे यार आपको तो ये करना है, कम से कम हमारी तो सुन लो। जी जी। संग्राम जी वो कह रहे हैं कि जानवर को मारे लेपर्ड तो उसका हर्जाना विभाग देता है, वो नहीं विभाग दे रहा है जी या दे विभाग रहा है। विभाग ने अब हमारे गांव के अंदर वो पहले पहले मांगते थे, 2-3 बार उनको बोला लोगों ने कि सर ये हो गया, तो बोले कि चलो वो उसके पीछे उसको कहाँ पे पड़ा है, अब उसको केव के अंदर तो कौन जाए भाई। 2 आदमी जी गवाह जी। होते हैं, बकरी वाला मवेशी हमेशा चरती है ना, तो 1-2 उसके पास होते ही होते हैं। तो वो जी उसको जी। देख के कर देना चाहिए। फिर प्रेशर देते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अरे यार आप डॉक्यूमेंट, कंजर्वेशन एरिया का काम है हमारा, वहां पे तो आप करो। अब डिपार्टमेंट यहाँ पे उस दिन वो हादसा हुआ, डिपार्टमेंट डीएफओ साहब आए, सफारी वालों से हेल्प मांगने लगे। क्यों भाई, फिर एहसान बन गया ना अपने ऊपर। संग्राम सिंह, हम्म। पीसीसीएफ से आप बात कीजिए और जी पीसीसीएफ से बात कीजिए जी सर जी मेरे हिसाब मेरा से। ये और कहना ये ये भी था। डीएफओ के लेवल से नहीं है, ये पीसीसीएफ लेवल से ही आपको ये सॉल्व आउट होगा। और जब तक कंपटीशन नहीं मिलेगा, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, जी तब तक ये हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर उनको 3,000 मिल रहा है, ठीक है, तो जी स्टेट वाइज भी उसको वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अगर जवाई को सेव करना है या लेपर्ड्स को बचाना है, तो वो लोग जी खुद भी उसमें स्टेट को इंक्लूड कर सकता है। सर मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो अपने भी कुछ भावना समझने वाला आगे इंसान होना चाहिए। मैंने सुनील जी भाई साहब को जब यहाँ पे इवेंट हुआ तब मैंने इनसे 10 मिनट मांगे, इन्होंने मेरे को 2.5-3 घंटे दिए। तो मजा आता है सर कोई चीज करने का। जब भी हम इनके पास जाते हैं डिपार्टमेंट, तो कोई मैंने कहा चलो मानते हैं रेंजर डीएफओ इनके लेवल का नहीं है, लेकिन आपको सलाह तो दे सकते हैं ना ये। अब साहब मैं तो कोई डिपार्टमेंट से आदमी हूं नहीं, मैं तो एक गांव का लड़का, मैंने बीए पास किया हुआ खाली वो पाली कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से। उसके बाद बस अपन तो लग गए वहां जॉब करो वहां जॉब करो वहां जॉब करो, ठीक है। अब नहीं, लोकल इंसिडेंट में कंपनसेशन के लिए कागजी कार्रवाई का काम फॉरेस्टर जो फील्ड में है, जी फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर उनका होता है। और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के थ्रू वो जाता है डीसीएफ ऑफिस में, डीएफओ के में, और वहां से वही अधिकृत होते हैं। यदि वे बेईमानी कर रहे हैं तब ये चीज आगे हायर लेवल पर जाएगी, अन्यथा डीएफओ पूरी तरह अधिकृत अधिकारी है जिसके ऑफिस से वो कंपनसेशन का पैसा
बकरी का मान लीजिए 3,000 है, गाय का 8,000 है, भैंस का 12,000 है, ऊंट का 15,000 है। ये सब निर्धारित है और वो उनको करना ही पड़ता है, जो कागजी कार्रवाई है वो करवा करके। जी संग्राम जी जो बता रहे हैं कि वही है कि इसमें जो बेईमानी की भावना छुपी हुई है, कागजी कार्रवाई में लटकाना या सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही करना, तो उससे और दूसरा कंपनसेशन भी उन्होंने बताया है कि बहुत कम है। आज कम की है डेट बिल्कुल। में की जो कॉस्ट बढ़ गई है, अब ये पुराने ढर्रे पर जो हर्जाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो बंदा अपनी बकरी को बचाने के लिए भागा, क्योंकि मार देगा तो 3,000 मिलेंगे खाली, बकरी है बस 8,000 बस की, बस, 10,000 की। बिल्कुल सर। तो ये संग्राम जी ने पूरा इंडिकेट किया। गवर्नमेंट की सर एक बात है, गवर्नमेंट के मैं एक चीज देता हूँ, पिछली साल बड़ी गर्मी पड़ी, राजस्थान सरकार ने 20-20 लाख रुपए हर पंचायत में दिए कि आप पेड़ लगाओ। 30 बीघा भूमि पे तारबंदी कर दी, अंदर पेड़ लगा दिए। अभी मैं सब जगह घूम के आया हूँ, सारे पेड़ सूख गए। इस तरीके के काम करते तो इससे अच्छा तो आप कम से कम जो एरिया बचे हुए उसको बचाओ ना। अब विकास जैन जी हमारे साथ है। विकास जैन, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद संग्राम सिंह जी आपको, आपके प्रयासों धन्यवाद के भाई लिए। साहब। हाँ, आपसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। एक ही बस मेन क्वेश्चन आपसे यही है कि अब हम क्या पुनः संग्राम सिंह जी को पाली में कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते हुए देखेंगे क्या इस बार होटलियर इंडस्ट्री के अगेंस्ट में? बिल्कुल, अगर नहीं सुधरेंगे तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा। देखिए मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, पाने के लिए पूरा जहां पड़ा है। और डिफिकल्ट इसलिए होगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कहीं कहीं लॉबी जाके कलेक्टर साहब से मिलती है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी लॉबी जाके कलेक्टर साहब से मिलती है। जवाई के अंदर जो कुछ हुआ, कितना उल्टा सीधा हुआ, अगर वो निकालने जाएंगे तो हो सकता है अपने खिलाफ में ही कोई एक्शन ले ले। लेकिन अगर ये नहीं सुधरे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, बैठे तो नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें और आपकी परिस्थिति में काफी फर्क आ चुका है। बिल्कुल सर, भाई सीधी सी बात है सर, 6 बीघा से ऊपर की जमीन कौन कन्वर्ट करता है? कलेक्टर करता है। हाँ 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 6 बीघा तक एसडीएम करते हैं, 2.5 बीघा तक तहसीलदार करते हैं आबादी कन्वर्ट। अब आपने कन्वर्ट की है, कहाँ से रास्ता लेके गए हैं? सेटलमेंट की सीटें पुरानी भी पड़ी है 1975 की, ठीक है ना सर? सही बात तो है। अब वो तो क्या है उनको। और सबसे बड़ी बात यही तकलीफ आती है कि जब गवर्नमेंट अधिकारी खुद ही होते हैं ना, वो हर संडे को फिर आते हैं, साहब आज अपने एक कमरा बुक कर लेना। तो कमरा बुक हो गया साहब, कमरा बुक होने के बाद में भले ही रात को लेपट दिखाओ, क्यों, क्या किसको क्या लेना देना है? सीधी सी बात सही है। है, सही। नहीं, वो एकदम बात सही है। बात है। जी। अच्छा, एक चीज मैं सुनील जी के साथ में पूछना चाहता हूँ। श्रेया जी, क्या इजाजत है क्या? एकदम 1 मिनट, पर तुरंत तुरंत 1 मिनट बस। हाँ, अच्छा, मैं यूँ कह रहा था सुनील जी, मैं अभी शाहपुरा साइड में गया था, तो वहाँ पे जो वहाँ का जो जंगल है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे विजिट किया था। तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि कूनो का जो टाइगर प्रोजेक्ट है, जो करीब 17 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है, उसको और आगे बढ़ा, उसको बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। तो उसमें राजस्थान के 3 जंगल भी हैं, शाहाबाद का जंगल, दर्रा का जंगल और छबड़ा का जंगल। तो और अभी रिसेंटली ही वहाँ पे शाहाबाद के जंगल के बहुत नजदीकी आशा जो चीता है, वो अपने 2-3 शावकों के साथ में आई थी। लेकिन अभी वहां पर एक नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर रही है, कोई पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ सरकार की ऐसी 2 नीतियां कैसे ये कि लोग करते हैं कि एक तरफ तो आप कूनो को टाइगर प्रोजेक्ट को इतना बड़ा एरिया आप कवर कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी एरिया का एक जंगल है उसे आप पूरा खराब कर रहे हो। तो ये क्यों ऐसा ये है डबल स्टैंडर्ड्स? सुनील जी। इस पे बाद में चर्चा करते हैं। आज हाँ। संग्राम जी से जवाई क्षेत्र के तेंदुओं को बचाने के लिए बात करते हैं। क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जवाई में भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जवाई के साथ आगे कुंभलगढ़ और ये सादड़ी और ये सब जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी माइनिंग की एक्टिविटी है, इसलिए मैं इसमें जानने की कोशिश कर रहा था। अब पॉइंट की बात हुई, हाँ, कॉरिडोर हाँ, में इसलिए बोला था, जो संग्राम जी जिसके लिए लड़ रहे हैं, हाँ, हाँ, संग्राम जी ने वो बताया भी। तो ये सारी हिल्स जवाई क्षेत्र में अलग अलग हैं, वो ग्रेनाइट की हिल है, लेकिन उनमें वो रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि जिस पहाड़ी पर जो जिस गांव में रह रहे हैं वो वहीं पर ही रहते हैं।
ऐसा नहीं है, मेटिंग के लिए, अपनी नई टेरिटरी के लिए, अपने शिकार के लिए, अपने एरिया में अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए, अपनी टेरिटरी मार्किंग के लिए सब पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। और इसके लिए और फिर निकटवर्ती वन क्षेत्रों से उनका आवागमन जो है, और वही संग्राम जी जो कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स तक को बचाने के लिए प्रयास करना जरूरी है, जो ये लोग कर रहे हैं। इस पे संग्राम जी ज्यादा अच्छा बोले। बिफोर वी एंड दिस, एक अनाउंसमेंट मैं कहूंगा और फिर एक व्यक्ति का आखिरी फिर क्वेश्चन है। अनाउंसमेंट है कि अगर यहाँ कोई भी स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति है या कोई प्रोफेशनल है जिसको कंजर्वेशन इश्यूज में, संरक्षण में इंटरेस्ट है, क्लाइमेट चेंज या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी किसी भी ऐसे इशू में इंटरेस्ट है, दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। हमारा लैंडस्केप्स, अनप्रोटेक्टेड लेसर नोन लैंडस्केप्स के कंजर्वेशन में हमारा काम है, सोशियो इकोनॉमिक अलॉन्ग विद बायोडाइवर्सिटी एंगल्स। हमें आप ईमेल लिख सकते हैं info@thenaturepeoplenetwork.org। लास्ट क्वेश्चन किसी जेफरी मैथ्यूज करके व्यक्ति का है और उन्होंने पूछा है कि क्या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो या डॉक्यूमेंट्री या न्यूज कवरेज जवाई क्षेत्र पर हुआ है? तो मेरे ख्याल से बहुत हुए हैं, पर संग्राम जी आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर देखिए, मेरे पास तो हम तो उस समय मेरे पास तो ना तो फोन था मैंने लाया 2021 में, ये बड़ा वाला। तो मैंने तो लोग जो फोटो खींचे हुए थे तो मैंने आपको भेजे, वो फोटो है, कोई अपना वो पर्सनल कोई वीडियो है नहीं। बाकी मीडिया वालों का धन्यवाद है, भास्कर का पत्रिका का, इन्होंने वो न्यूज दी थी तो मैंने आपको पीडीएफ भेजी। और बाकी साइटों पे कई मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम खोलिए जवाई के नाम से, बहुत कुछ मिलेगा। कई जिप्सी भाग रही है, कोई डैम के अंदर पुष्पा बन रहा है, बहुत मिलेगा। या ठीक है, किसी को लास्ट में और कोई क्वेश्चन पूछना है? इसके बाद हम ये वेबिनार को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सभी को। ऐसे वेबिनार हम और करते रहेंगे। अगर आपके पास और ऐसे कुछ टॉपिक्स हो जिनका वेबिनार चाहे, क्लाइमेट या बायोडाइवर्सिटी एसोसिएटेड, कॉरिडोर एसोसिएटेड या लेसर नोन लैंडस्केप एसोसिएटेड, ऐसे जगहें, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जिनकी कोई आवाज नहीं है पर जिनका संरक्षण जरूरी है, तो प्लीज आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और हम उन टॉपिक्स को बिल्कुल कवर करना चाहेंगे। थैंक यू संग्राम जी, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सबका। थैंक यू सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, अच्छी वार्ता। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।